हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आमतौर पर मैं शुरुआत में ये शब्द नहीं कहता हूँ, लेकिन आज कह रहा हूँ। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर भारत स्किल्स पोर्टल पर उपलब्ध आपने अपने क्वेश्चन बैंक को देख लिया होगा। वो पूरा क्वेश्चन बैंक इंग्लिश में लिखा हुआ है, पर अच्छी बात यह है कि इंग्लिश लिटरेसी के अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस और उनके विकल्प उत्तर हिंदी में भी आपके लिए आएंगे, तो कंपैरेटिवली वो ईजी हो जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि पूरे क्वेश्चन बैंक में ये समझ नहीं आ रहा कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जो इंग्लिश के हैं और जो इंग्लिश में ही आएंगे। उनका हिंदी में ट्रांसलेशन आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन बैंक में से निकालकर हमने वो इंग्लिश के क्वेश्चंस को कंपाइल किया है और ये वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो सेकेंड ईयर के जितने भी छात्र छात्राएँ परीक्षाएँ दे रहे हैं या आप किसी भी ट्रेड के हैं, आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश सबसे बड़ी चुनौती है मेरे ITI के छात्रों के लिए। अगर हमने इस चुनौती का सामना डट के कर लिया और उसके सारे प्रश्न अगर हमने सही कर दिए, तो ना सिर्फ ये हमारे पास होने की गारंटी है, बाकी प्रश्न क्योंकि आसान हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपको पूरी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने में मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मॉड्यूल का नाम है इंग्लिश लिटरेसी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर। क्वेश्चन नंबर 1, द प्लम्बर डैश द पाइप्स येस्टरडे। अब इस क्वेश्चन में येस्टरडे लिखा हुआ है, तो कोई पास्ट टेंस की बात है। येस्टरडे का मतलब हम सब जानते हैं जो बीता हुआ कल है, तो पहला ऑप्शन रिपेयर तो नहीं हो सकता। रिपेयर्ड इसका सही उत्तर है, पर आपके क्वेश्चन बैंक में उत्तर दे रखा है वॉज रिपेयर्ड। ये उत्तर गलत है, सही उत्तर होना चाहिए रिपेयर्ड। द प्लम्बर रिपेयर्ड द पाइप्स येस्टरडे। लेकिन अगर ये सवाल आप में से किसी के भी परीक्षा में आता है, तो आप इसका उत्तर लगाएंगे वॉज रिपेयर्ड। वो क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन बैंक में जो आंसर की में दे रखा है CBT परीक्षा में, वही आंसर सही माना जा रहा होगा। तो इसलिए स्मार्टनेस ये कहती है कि आप इसका उत्तर वॉज रिपेयर्ड लगाएंगे, हालांकि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, कुमार डैश अ गुड कारपेंटर। कुमार किसी का नाम है, ये हम समझ गए। कारपेंटर बढ़ाई को कहते हैं, ये भी हम समझ गए। गुड अच्छा होता है, ये भी समझ गए। अब कुमार क्योंकि एक वचन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम लगाते हैं हमेशा इज़। कुमार इज़ अ गुड कारपेंटर, इसका उत्तर इज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कम टुमारो एंड फिक्स द डोर नॉब। दिस सेंटेंस इज़। कल आना और दरवाजे का हैंडल ठीक कर देना, ये मतलब है इसका। अब ये किस प्रकार का सेंटेंस है? सेंटेंस हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डेक्लेरेटिव। डेक्लेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम कोई फैक्ट बताते हैं, कोई सूचना देते हैं, बस। दूसरा होता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम किसी को कुछ काम करने के लिए कह रहे हैं, चाहे रिक्वेस्ट करके या ऑर्डर करके। हम किसी से, जिससे भी हम बात कर रहे हैं, जिसको भी ये सेंटेंसेस बताए जाते हैं, उससे कुछ काम किए जाने की उम्मीद रखते हैं, उनको हम इम्पेरेटिव कहते हैं। इस सवाल में भी ऐसा ही कुछ है। हम किसी को कह रहे हैं कि कल आना और इस दरवाजे के हैंडल को ठीक कर देना है। डोर नॉब कहते हैं दरवाजे का हैंडल। तो ये सेंटेंस इम्पेरेटिव हुआ क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिससे भी हमने ये बात कही है वो कल आएगा और ये काम कर देगा। तीसरी तरीके का सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक, जो आपका ऑप्शन 1 है, उसको इंग्लिश में इंटेरोगेटिव कहते हैं। ये प्रश्न पूछने के समय इस तरीके के सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है, और इनकी पहचान ये है कि आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। ठीक है, आसान है ना। और चौथी तरीके का हमारा सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी, जब हम कोई भाव प्रकट कर रहे हों, खुशी के, आश्चर्य के, डर के, दुख के, जब हम किसी सेंटेंसेस में कोई भाव प्रकट कर रहे हैं, तो लिखते हुए एक्सक्लेमेटरी मार्क आखिर में लगा के उस सेंटेंस को लिखा जाता है। वो मार्क ऐसा होता है, हम सब जानते हैं ना। और नन तो कभी आंसर नहीं हमने देखा है, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इफेक्टिव द CTS ट्रेनिंग हैज़ बीन, और आखिर में लगा है एक्सक्लेमेटरी मार्क। दिख गया आपको? तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ऑप्शन ए सही है। अगर आप प्रश्नों को बिना डरे ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लू जरूर मिलेंगे और आप सही विकल्प तक पहुंचेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है, ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि आखिर में इसकी पहचान एक्सक्लेमेटरी मार्क से की जा सकती है। यही सेंटेंस अगर आखिर में क्वेश्चन मार्क के साथ लिखा होता, तो यही सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव बन जाता। हालांकि वो विकल्प यहाँ नहीं है, पर ये तो समझ में आ गया कि इम्पेरेटिव नहीं है, हम किसी को कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं, और ना ये डिक्लेरेटिव है क्योंकि आखिर में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। ये किसी भाव के साथ बोला गया होगा, पर लिखते हुए उसको ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर वही हैं जो आपके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 अपने क्वेश्चन बैंक की PDF में जाके देखेंगे तो आपको यही प्रश्न मिल जाएंगे। हमने इनको बीच बीच में से ढूंढ के निकाला है।
द कस्टमर रिक्वेस्टेड द लेडी एग्जीक्यूटिव टू डिस्प्ले द डिफरेंट मोबाइल फोन मॉडल्स। द कस्टमर आस्क्ड डैश टू मेंशन द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल्स टू। लेडी दिखाई देगी आपको, लेडी मतलब होता है कोई महिला एग्जीक्यूटिव है। महिला एग्जीक्यूटिव के लिए हमें कोई नीचे दिए हुए शब्दों को, सही शब्द को ढूंढना है। महिला के लिए हम हिम नहीं लगाते, हिम प्रोनाउन हम लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए लगाते हैं। हिज भी हम पुरुषों के लिए लगाते हैं, हर लगाते हैं हम महिलाओं के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हर। और ये सेंटेंस अब कैसा दिखाई देगा? द कस्टमर रिक्वेस्टेड द लेडी एग्जीक्यूटिव टू डिस्प्ले द डिफरेंट मोबाइल फोन मॉडल्स। द कस्टमर आस्क्ड हर टू मेंशन द कॉस्ट ऑफ मोबाइल्स टू। कोई कस्टमर आया, दुकान पर लेडी एग्जीक्यूटिव खड़ी थी, कस्टमर ने उसको रिक्वेस्ट की कि मुझे अलग अलग तरीके के मॉडल के मोबाइल फ़ोन दिखाएं, और कस्टमर ने ये भी उससे कहा कि मुझे हर मॉडल के प्राइस भी बताते रहना। क्वेश्चन नंबर 7, द ITI प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज। द प्रिंसिपल आस्क्ड डैश टू शो डैश हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। ITI के प्रिंसिपल ने मनोज नाम के एक लड़के को बुलाया और उसको कहा कि वह अपना ITI का हॉल टिकट दिखाए, एग्ज़ाम का हॉल टिकट दिखाए। हमें नीचे विकल्पों में ये ढूंढना है कि इन दोनों रिक्त स्थान में क्या आएगा। मनोज को बुलाया जा रहा है और मनोज से बात की जा रही है, तो पुरुष है। हर तो नहीं हो सकता, नीचे के दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ऊपर के दोनों आंसर में से कोई एक आंसर हमारा सही है। बी ऑप्शन में दूसरी जगह हर लिख दिया है, तो तीनों आंसर नीचे के गलत हो जाते हैं। एक ही आंसर इसका सही बचता है, वो है ऑप्शन ए। अब ये सेंटेंस कैसा दिखाई देगा? द ITI प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज। द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। आई होप आपको ये आसान लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द कंपनी आस्क्ड द कारपेंटर टू डिजाइन अ बॉक्स with the given dimensions. When it was approved, he made many more dash for the company. किसी कंपनी ने एक बढ़ई को बुलाया और उसे एक बॉक्स को दिखा के कि इस साइज़ का हमें बॉक्स बनाकर दिखाओ। जब उसके द्वारा बनाया गया पहला सैंपल का बॉक्स अप्रूव हो गया, मतलब कंपनी ने उसको पास कर दिया, तब उसने बहुत सारे रिक्त स्थान बनाए। ये है सवाल में। तो बॉक्स अप्रूव हुआ है तो जाहिर सी बात है बॉक्स ही बनाए होंगे उसने और बहुत सारे। तो आंसर बॉक्स ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, पर मैनी मोर लिखा हुआ है क्वेश्चन में। मैनी मोर मतलब बहुत सारे बॉक्सेस होंगे, बॉक्स नहीं होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। जब तक हम ये मानते रहेंगे हमारी इंग्लिश वीक है, तब तक वो हमें वीक ही महसूस होती रहेगी। जिस दिन पानी में उतर गए उस दिन तैरना भी सीख जाएंगे। एग्ज़ाम्स के बाद हम इंग्लिश को इम्प्रूव करने का एक प्रयास शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मैग्निफिसेंट, लार्ज, थिन, लेंदी, स्क्वायर, ब्राइट, शार्प, हार्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। यस, अब इसका मतलब समझ लीजिए। मैग्निफिसेंट होता है शानदार, लार्ज हम सब जानते हैं बड़ा, थिन मतलब पतला, लेंदी मतलब लंबा, स्क्वायर मतलब चकोर, ब्राइट मतलब चमकदार, शार्प मतलब पैना, और हार्ड मतलब कठोर। ये सारे शब्द क्या हैं? ये किसी वस्तु की विशेषता बता रहे हैं। ये चक्कू शार्प है, यानी कि तेज है, खुट्टल नहीं है। हमें चक्कू तो हुआ हमारा नाउन, और उसकी विशेषता जो शब्द बताते हैं हम उनको कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जिनको विश्लेषण भी कहते हैं हिंदी में। इनका नाम हुआ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। पहला आंसर सही है। एक्शन वर्ड्स कहते हैं क्रियाओं को जिनसे कोई कुछ होना का भाव आ रहा हो, खाना, पीना, सिंग, ईट, वॉक, रन, जितने भी ऐसे शब्द हैं इंग्लिश के जिनसे कोई क्रिया का भाव आ रहा हो, कुछ एक्शन का भाव आ रहा हो, उसको हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं। प्रोनाउन कहते हैं उनको जिनको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, जो नाउन की जगह आते हैं। और नेमिंग वर्ड्स होते हैं हमारे नाउन। जो भी किसी वस्तु का, व्यक्ति का नाम है, जो किसी चीज़ का नाम है, उसको हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। इस क्वेश्चन में जो जितने भी सारे शब्द दिए हैं ये किसी वस्तु की विशेषता बता रहे हैं। तो कोई शानदार चीज़ है, या कोई बहुत बड़ी चीज़ है, या कोई बहुत पतली है, या कोई बहुत लंबी है, या चकोर है कोई, या चमकदार है, या पैनी है, या फिर कठोर है। क्वेश्चन नंबर 14, टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल, पाइप, मोशन, रेफ्रिजरेटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। एक्शन वर्ड ये नहीं है क्योंकि ये जितने भी नाम हैं उनसे क्रिया का भाव नहीं आ रहा है। ये तो किसी वस्तु के नाम बता रखे हैं ना। टेबल मतलब मेज़, हमें सबको, तार होता है वायर, ये तो हम सबको पता है ना। तो तार किसी वस्तु का नाम है, किसी क्रिया का नाम नहीं है, ठीक है। तो ये एक्शन वर्ड तो नहीं हो सकते। प्रोनाउन भी ये नहीं है। ही, शी, इट, दे, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये होते हैं प्रोनाउंस। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी ये नहीं है क्योंकि ये विशेषता नहीं बता रहे, ये तो किसी वस्तु के नाम हैं, उन वस्तुओं को इन नाम से जाना जाता है। आखिरी का ऑप्शन सही है, ये नेमिंग वर्ड्स हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट, ये जितने भी शब्द हैं
इनका मतलब बता रहा हूँ। फिक्स मतलब ठीक करना, मेजर मतलब नापना, पुल मतलब खींचना, लिफ्ट मतलब उठाना, ग्राइंड मतलब पीसना, मिक्स मतलब मिलाना और ऑपरेट मतलब चलाना। इन सब से किसी क्रिया का भाव आ रहा है, इन सारे शब्दों से क्रिया का भाव आ रहा है, तो आंसर हो जाता है एक्शन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 16, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये जो हम सेंटेंसेस के बीच में कॉमा, अर्धविराम जिसको कहते हैं, फुल स्टॉप पूर्ण विराम जिसको हिंदी में कहते हैं, और प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क उसको कहते हैं, ये क्या हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है, ये सवाल है हमारा। ये डिज़ाइन नहीं है, हम इंग्लिश लैंग्वेज में कोई डिज़ाइन नहीं बना रहे, वो तो हम ड्राइंग में बनाते हैं ना डिज़ाइन। तो पहला आंसर गलत हुआ। ये पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन से इसका कोई मतलब नहीं है। करेक्ट और इनकरेक्ट रिटन कम्युनिकेशन तो हो सकती है अगर आपने अपने पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाए हैं, लेकिन फॉर्मल और इनफॉर्मल वो शब्दों से होती है, नन तो कभी आंसर होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट द एनुअल स्टाफ मीटिंग हैज़ बीन डैश टू बी डैश ऑन द 1 नवंबर। अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले दो बातें ध्यान रख लेना। हैज़ बीन, और जब भी ये टू बी लगेगा, टू बी होगा फ्यूचर में कोई बात, और उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। टू बी के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो हमसे सवाल में क्या समझ में आ रहा है कि कोई एनुअल स्टाफ की मीटिंग होनी थी, और वो मीटिंग हैज़ बीन है मतलब होनी थी, उसके बारे में कुछ चर्चाएं चल रही होंगी, और हैज़ बीन अभी अभी कुछ हुआ है, मतलब वो हो चुका है काम। तो वो क्या काम हो सकता होगा, कंडक्टेड तो नहीं हो सकता, कंडक्टेड मतलब वो मीटिंग ही हो गई, अगर मीटिंग ही हो गई तो होना 1 नवंबर को फिर क्या होना है, तो ये सवाल तो कंडक्टेड तो सही नहीं लग रहा। लिसेंड का तो कोई मतलब ही नहीं है, मीटिंग होने वाली है 1 नवंबर को होने वाली है, अभी क्या हुआ होगा, कन्फर्म्ड हुई होगी, मतलब उसको तय कर दिया गया है, उसकी डेट को तय कर दिया गया है। आंसर 4 सही है। तो पहले रिक्त स्थान में आएगा कन्फर्म्ड, कि वो हो चुकी है कन्फर्म्ड, और वो होगी 1 नवंबर को, साल नहीं बता रखा। 46, रीना हैज़ डैश टू अवेल लीव फॉर 2 डेज। रीना ने कुछ किया है, अवेल होता है लेने के लिए, 2 दिन की उसको छुट्टी चाहिए, तो रीना ने क्या किया होगा, देख लेते हैं पहले ऑप्शन में क्या आ सकता है। सबमिटेड, रीना ने कुछ जमा करा होगा 2 दिन की छुट्टी करने से पहले, हाँ करा होगा ना, पर खाली सबमिटेड से काम नहीं चलेगा ना, ये फिर तो ये भी बताना पड़ता ना कि सबमिटेड इस लाइन में क्या सबमिट करा है। प्लैंड, ये आंसर सही है क्योंकि हैज़ लगा हुआ है, हैज़ के साथ प्लान नहीं आएगा कभी भी, प्लैंड आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है। बी और डी में अब मुकाबला है कि कौन सा सही होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। रीना हैज़ प्लैंड टू अवेल लीव फॉर 2 डेज, रीना ने प्लानिंग की है कि 2 दिन की वो छुट्टी लेगी। टू डैश हर कजन्स वेडिंग, अपने चचेरे या ममेरे भाई की शादी में या बहन की शादी में क्या करने के लिए, अटेंड होगा ना, टू बी नहीं लिखा है यहाँ, टू अटेंड होगा। तो हमारा 4th आंसर और बी आंसर सही की दिशा में जा रहे हैं, ये कंफर्म हो गया क्योंकि दोनों में प्लैंड लिखा हुआ है और अटेंड लिखा हुआ है। अब तीसरा रिक्त स्थान तय करेगा कौन सा सही है। शी हैज़, एज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। हैज़ कहीं लिखा हो, हैव कहीं भी लिखा हुआ हो, तो उसके साथ जो भी शब्द आने वाला है उसमें थंब रूल, मतलब आसान बनाने के लिए कह रहा हूँ, ईडी लगा होगा, ठीक है। शब्द में ईडी लगा होगा, अटेंड की जगह अटेंडेड हो जाएगा, ठीक है, प्ले की जगह प्लेड हो जाएगा, इस तरीके से हो जाते हैं। तो शी हैज़ सबमिटेड, 4th आंसर सही हो गया। उसने सबमिट क्या किया है, एक लेटर अपने सुपरवाइजर को। अब ये पूरा सेंटेंस कैसा दिखाई देगा, रीना हैज़ प्लान्ड टू अवेल लीव फॉर 2 डेज टू अटेंड हर कजन्स वेडिंग, शी हैज़ सबमिटेड द लेटर टू द सुपरवाइजर। क्वेश्चन नंबर 47, इमेजिन यू हैव लिखा है तो ईडी वाला कोई वर्ड आएगा ना, ठीक है। अगर ईडी वाला वर्ड आएगा तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाता है क्योंकि पहले रिक्त स्थान में जॉइन नहीं आ सकता। नीचे के 3 आंसर में से कोई एक विकल्प हमारा है, तो ये तो समझ में आ गया कि जॉइंड आने वाला है पहले विकल्प में। ए ऑप्शन हमने हटा दिया, काट दिया, गलत है ये। इमेजिन यू हैव जॉइंड ABC कंपनी, आपने कोई ABC नाम की कंपनी को ज्वाइन किया है, ऐसा आप कल्पना करें। एज अ क्राफ्टमैन, एक टेक्नीशियन के तौर पे, क्राफ्टमैन के तौर पे ITI के बाद आपने ABC कंपनी को ज्वाइन कर लिया। यहाँ तक ये बात समझ में आई। फुल स्टॉप के बाद रिक्त स्थान है। डैश एन ईमेल टू बी सेंट, टू बी के बाद सेंट लिख दिया उन्होंने, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तभी मैंने कहा था कि आसान करने के लिए बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हर बार वो ईडी वाला शब्द ही आए, क्योंकि सेंड, सेंट, सेंट, थर्ड फॉर्म सेंट होती है, इसमें ईडी नहीं लगता है। टू बी सेंट तो ठीक हो गया, टू योर सुपरवाइजर। अब हमें एक ईमेल को क्या करना है, भेजनी है या लिखनी है। आंसर है राइट।
राइट, ऑप्शन डी सही है। अब ये सेंटेंस आपको कैसा लगेगा? इमेजिन यू हैव जॉइंड ABC कंपनी एज अ क्राफ्टमैन। ये लाइन तो यहाँ खत्म हो गई। अगली लाइन शुरू होती है, राइट एन ईमेल टू बी सेंड टू योर सुपरवाइजर। एक मेल लिखो, लिखो मतलब अब लिखो, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है ना। एक मेल लिखो अपने सुपरवाइजर को कि मैं ज्वाइनिंग कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 48, डैश द रोल ऑफ द सुपरवाइजर टू डैश इंस्ट्रक्शंस टू द क्राफ्टमैन ऑन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। सवाल को थोड़ा समझने की कोशिश करें। सुपरवाइज़र का कोई रोल करना है, हमें ऐसा इमेजिन करना है जैसे हम सुपरवाइज़र बन गए हैं, तो हमें क्या करना है? भूतकाल की बात नहीं हो रही है और हैव और हैज़ भी नहीं लग रहा है, तो प्ले लिखा होगा कहीं। एक ही आंसर सही है इसका, सी, प्ले द रोल ऑफ सुपरवाइज़र टू। खाली टू लिखा है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगेगी, टू बी लिखा होगा तब लगेगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ में आ गई मेरी बात? खाली टू लगा है तो इसके साथ गिव आएगा। एक ही आंसर इसका सही है, वो है ऑप्शन सी। और अब ये सेंटेंस आपको ऐसा पढ़ने में नजर आएगा, प्ले द रोल ऑफ सुपरवाइजर टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द क्राफ्ट्समैन ऑन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। सुपरवाइजर की भूमिका की कल्पना करो कि आप सुपरवाइजर हैं और नए जो टेक्नीशियन ज्वाइन करे हैं ITI के बाद, उन्हें सुरक्षा के रिलेटेड जानकारियां दें। ये आपका रोल है, इसको रोल प्ले कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, डैश अ नोट टू बी डैश टू द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्ट्समैन अबाउट सेफ्टी। अच्छा, दूसरे रिक्त स्थान से पहले टू बी लिखा हुआ है, तो आखिर में कोई ED वाला वर्ड आने वाला है, तो पहले दो तो आंसर गलत हो गया क्योंकि दोनों में दूसरे रिक्त स्थान में सर्कुलेट लिखा हुआ है। हमें तो सर्कुलेटेड लिखा होना चाहिए ना, तो दो आंसर गलत हो गए। अब देख लेते हैं राइट आना है या रिटर्न आना है। राइट आएगा क्योंकि सेंटेंस में कोई हैज़ नहीं लग रहा, हैव नहीं लग रहा, टू बी नहीं लग रहा, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, राइट अ नोट टू बी सर्कुलेटेड टू द न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्टमैन अबाउट सेफ्टी। आई होप अब आपको ये महसूस होने लगा होगा कि हम इंग्लिश में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 50, डैश मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग्स टू द प्लेस वन लिव्स। जहाँ पर सराउंडिंग क्या होते हैं? आसपास का इलाका। प्लेस वी लिव इन, जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा घर। हमारे घर के आसपास के इलाके को क्या कहते हैं, वो हमें शब्द ढूंढ के बताना है। उसको वर्क प्लेस नहीं कहते, कार्यस्थल नहीं कहते, जहाँ हम रहते हैं उसको कार्यस्थल नहीं कहते। फैसिलिटीज़ भी नहीं कहते, फैसिलिटीज़ भी जो जैसे कैंटीन की फैसिलिटी, बाथरूम की फैसिलिटी, टॉयलेट की फैसिलिटी, साफ़ पानी पीने की फैसिलिटी, साफ़ हवा पानी आने की, रोशनी आने की फैसिलिटी। तो जहाँ हम रहते हैं उनको फैसिलिटी नहीं कहते, उनको हम घर कहते हैं ना। और उसके घर के आसपास को हम क्या कहते हैं? जो आसपास रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पड़ोसी। और आसपास की जगह को क्या कहते हैं? पड़ोस, है ना। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं नेबरहुड। इसका सही उत्तर डी है, नेबरहुड। उसको सिटी नहीं कहते, जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, एक सिटी में रहते हैं, लेकिन जो हमारे बिल्कुल आसपास जो हमारा मोहल्ला है उसको हम क्या कहते हैं? पड़ोस, ठीक है ना। आप कहें सर हम तो ये भी कह देते हैं हिंदी में कि ये आदमी मेरी पड़ोस की फैक्ट्री में काम करता है, तो कार्यस्थल क्यों नहीं हो सकता? मैंने आपको कब कहा कि हम लोगों की हिंदी बहुत अच्छी है? हिंदी में भी हम गलत बोलते हैं। पड़ोस, नेबरहुड उसको कहा जाता है जो हमारे घर के आसपास हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, अ टाउन इज डैश देन अ विलेज बट डैश देन अ सिटी। टाउन कहते हैं कस्बे को, विलेज कहते हैं गाँव को, और सिटी कहते हैं शहर को। हमसे नीचे ऑप्शन में ये दे रखा है कौन किससे बड़ा है, कौन किससे बड़ा है, ऐसे बताना है। तो टाउन विलेज से कैसा होता है? बड़ा होता है। तो पहले रिक्त स्थान में आना चाहिए लार्जर। नीचे के तीनों आंसर गलत हो जाते हैं क्योंकि टाउन विलेज से छोटा तो हो ही नहीं सकता, कस्बा गांव से छोटा नहीं हो सकता ना। तो आंसर इसका एक ही सही है, वो है लार्जर। अ टाउन इज लार्जर देन अ विलेज बट स्मॉलर देन अ सिटी। कस्बा गांव से बड़ा होता है लेकिन शहर से छोटा होता है ना। आसान। क्वेश्चन नंबर 52, वी डैश बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कहते हैं पुस्तकालय को। हम पुस्तकालयों से किताबें क्या करते हैं? खरीदते हैं। बाय मतलब खरीदना नहीं, कोई पुस्तकालय आपको किताबें नहीं बेचता, वो तो दुकान में भी मिलती हैं। सेल, हम किताबें नहीं बेचते हैं पुस्तकालय को भाई। बोरो मतलब होता है उधार ले लेते हैं। यस, पुस्तकालयों में से किताबें उधार मिलती हैं कुछ समय के लिए, चाहे तो वहीं बैठ के पढ़ लो, और अगर आप मेंबर हैं तो आप घर भी ले जा सकते हैं उनको, एक दिन से लेके एक हफ्ते तक के बीच में अपना कार्ड जमा करके। सो हम बोरो करते हैं पुस्तकालय से किताबें। नन तो हमारा आंसर होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, देयर डैश अ कॉफ़ी शॉप डैश द पार्क। एक कॉफ़ी शॉप है और एक पार्क है।
तो कॉफ़ी शॉप पार्क के अंदर तो नहीं होगी, आसपास होगी ना। पहले रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए, देयर इज़ आ, एक कॉफ़ी शॉप की बात, आ लगा हुआ है तो एक कॉफ़ी शॉप की बात हो रही है ना, आर नहीं लगा, देयर आर कॉफ़ी शॉप्स नहीं लिखा हुआ। देयर इज़ आ क्या आएगा, पहले ऑप्शन में इज़ आएगा, तो ऑप्शन ए और डी गलत हो जाते हैं, आर नहीं आ सकता क्योंकि आ लगा हुआ है। आ मतलब एक, किसी एक कॉफ़ी शॉप की बात हो रही है। तो आंसर होगा या तो बी या ऑप्शन सी। आगे पढ़ लेते हैं। डैश द पार्क नेक्स्ट टू पार्क, यस, ऑप्शन बी सही है। देयर इज़ अ कॉफ़ी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क, नेक्स्ट द पार्क नहीं होता, नेक्स्ट टू द पार्क, पार्क के बराबर में। जब ये के लगाते हैं टू द पार्क तो हम ऐसे लिखते हैं नेक्स्ट टू, नेक्स्ट खाली नहीं आएगा। नेक्स्ट पार्क का मतलब तो हो जाएगा अगला पार्क, हम तो इसी पार्क की बात कर रहे हैं ना, इसी पार्क के बराबर में कोई कॉफ़ी शॉप है। समझ में आ गई बात आपको? नेक्स्ट खाली लगा के गलत हो जाएगा, उसका मतलब हो जाता है अगला पार्क, इस पार्क की बात नहीं कर रहे, नेक्स्ट पार्क मतलब इससे अगला जो पार्क है। सो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 54, द एरिया इज डैश एज द हाउसेज इन इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ये जो क्षेत्र है रिक्त स्थान, क्योंकि यहाँ पर घर बहुत सारे पैसों में मिलते हैं। अगर बहुत सारे पैसों में कोई चीज़ मिलती है तो उसको महंगी कहते हैं ना, उसको खूबसूरत नहीं कहते हैं। ठीक है, खूबसूरत होती है जो खूबसूरत दिखती है, जो बहुत सारे पैसों में मिलती है उसको हम महंगी कहते हैं। गुलाब का फूल खूबसूरत हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत महंगा हो। ठीक है, एक्सपेंसिव इसका आंसर है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है बहुत महंगा। तो अब ये कैसा दिखाई देगा आपको सेंटेंस, द एरिया इज़ एक्सपेंसिव, ये क्षेत्र बहुत महंगा है क्योंकि यहाँ पर घर बहुत सारे पैसों में मिलते हैं। मतलब आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे तब आप अपने लिए कोई घर खरीद सकते हो, इसलिए ये एरिया को महंगा कहा जा रहा है, एक्सपेंसिव कहा जा रहा है। ठीक है, सेफ़ नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि कोई जगह महंगी हो चोरी वहाँ पर भी हो जाएगी, उसको सेफ़ नहीं कहेंगे। बिग भी नहीं कहेंगे, ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं बड़े बड़े शहरों में, बहुत बड़ी बड़ी, वो बाकी एरिया से के मुकाबले सस्ती होती हैं, तो बिग नहीं कहते उसको, एक्सपेंसिव कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारा पैसा देने के बाद आपको घर मिलता हो। क्वेश्चन नंबर 55, देयर आर डैश अपार्टमेंट्स इन माई नेबरहुड। हम ये तो समझ गए नेबरहुड होता है पड़ोस, तो कोई कहना चाह रहा है कि मेरे पड़ोस में, अपार्टमेंट कहते हैं घरों को जहाँ पर आप रह सकते हो। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में फ्लैट्स होते हैं, उनको हम अपार्टमेंट्स कहते हैं, जो एक के ऊपर एक होते हैं, 2 रूम अपार्टमेंट्स, 3 रूम अपार्टमेंट्स ऐसा कह देते हैं। तो मेरे पड़ोस में कैसे अपार्टमेंट हो सकते हैं ज़रा देखते हैं। पहला ऑप्शन है स्पेसियस, मतलब खुले खुले, जिनमें कमरों का साइज़ बड़ा बड़ा हो, ये आंसर सही हो सकता है। दूसरा आंसर है स्कूल, स्कूल अपार्टमेंट कुछ नहीं होता, स्कूल में कोई रहने के अपार्टमेंट नहीं होते। तीसरा ऑप्शन है काइंड, काइंड का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं आ रहा। और फ्रेश, फ्रेश अपार्टमेंट क्या होते हैं, जो नए नए बने होते हैं उनको फ्रेश नहीं कहते, उनको न्यूली बिल्ट कहते हैं। फ्रेश तो सब्जियां होती हैं, ताज़ी जिसको कहते हैं, हम घरों को ताज़ा नहीं कहते, नया बना हुआ कहते हैं ना। तो नीचे के तीनों आंसर गलत हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्पेसियस। क्वेश्चन नंबर 56, इट इज़ अ डैश लोकेलिटी, वन नीड नॉट फियर। आखिरी वाली लाइन पढ़ो, वन नीड नॉट फियर, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर डरने की ज़रूरत नहीं है तो ये क्षेत्र कैसा होना चाहिए, बोरिंग। पहला आंसर तो गलत है, अगर आपको डर नहीं लग रहा तो आप बोर हो जाते हो क्या? तो आंसर गलत है। बी ऑप्शन सही है, सेफ। ये सेफ यानी कि सुरक्षित क्षेत्र है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन पहले नीचे के आंसर देख लें। इट इज़ अ स्कूल लोकेलिटी, इस क्षेत्र में कोई स्कूल है इसलिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, बच्चे कोई बेचारे फौजी थोड़े ही हैं जो आपकी रक्षा करेंगे। स्कूल होने ना होने से कोई क्षेत्र सेफ, मतलब किसी का डर लगना बंद नहीं हो जाता है। और फ्रेश किसी लोकेलिटी के लिए या किसी क्षेत्र के लिए हम उसको ताज़ा नहीं कहते हैं, फ्रेश आंसर गलत है। इसका सही उत्तर है सेफ। तो ये लाइन कैसी पढ़ी जाएगी अब, इट इज़ अ सेफ लोकेलिटी, वन नीड नॉट फियर। क्वेश्चन नंबर 57, देयर इज अ वाटर स्केरसिटी इन द लोकेलिटी। लोकेलिटी आप समझ गए क्षेत्र, वाटर आप समझ गए पानी, स्केरसिटी होता है कमी, किसी चीज़ की कमी। तो पानी की कमी है इस क्षेत्र में, इस एरिया को क्या कहेंगे, पॉल्यूटेड, दूषित, प्रदूषित। प्रदूषित नहीं होगा, पानी की कमी है भाई, तो प्रदूषित तो आंसर सही नहीं लग रहा। नॉइजी, बहुत शोर हल्ला हो रहा है। आप कहें हाँ जी पानी की कमी हो जाती है, फिर एक टैंक आता है तो सब लड़ते हैं उसको में पानी लेने के लिए। नॉइजी नहीं है इसका सही आंसर बच्चों, आगे तो पढ़ो आप समझ जाओगे। ड्राई, सूखा, पानी की कमी है तो क्षेत्र कैसा होगा, क्यों मेरे किसानों क्या कहते हो, सूखा कहेंगे ना उसको, तो आंसर सी सही है। अनइवन होता है, उबड़ खाबड़,
पानी ना होने से ऊबड़ खाबड़ का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो अनइवन भी गलत है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 58, ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरियाज इज डिफिकल्ट एज द रोड्स आर। ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं परिवहन, मतलब सामान को पहुंचाना, किसी सामान को पहुंचाना गांव में, रूरल कहते हैं गांव के इलाकों में, मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ की सड़कें क्या होंगी, वहाँ की सड़कें देख लेते हैं, पॉल्यूटेड, गंदी होंगी। गंदी होने से हमारे ट्रक को चलने में क्या दिक्कत होगी, मान लीजिए धूल मिट्टी है तो ट्रक नहीं चल पाएगा क्या उस पर। पहला ऑप्शन तो सही नहीं लग रहा। ड्राई, ड्राई मतलब सूखी, अगर सड़कें गीली होंगी तो शायद दिक्कत हो सकती है, पर सूखी होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं होती, तो बी ऑप्शन भी गलत है। स्पेसियस मतलब खुली खुली है वहाँ की रोड्स, सड़कें, तो क्या हमें दिक्कत होगी, नहीं, तब भी बहुत आराम से ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, तो सी आंसर भी गलत है। अनइवन, ऊंची नीची हैं, ऊबड़ खाबड़ हैं, हाँ, तब हमारे ट्रांसपोर्टेशन में मुश्किलें आएंगी, तो ऑप्शन डी सही है। देयर इज़ अ बिग प्ले ग्राउंड डैश आवर हाउस। हाउस मतलब जहाँ हमारा घर होता है, प्ले ग्राउंड मतलब खेल का मैदान, बिग मतलब बहुत बड़ा। अब रिक्त स्थान में भरना है हमें कि कोई प्ले ग्राउंड है और मेरा घर है, तो रिक्त स्थान भरना है कि इनमें से कौन सा शब्द यहाँ आ सकता है। ऑन, ऑन मतलब मेरे घर के ऊपर मेरे घर के ऊपर बहुत बड़ा प्लेग्राउंड कैसे हो सकता है। इन, मेरे घर के अंदर बहुत बड़ा प्लेग्राउंड कैसे हो सकता है। ऑप्शन ए और बी दोनों गलत हैं। नियर ये सही है, मेरे घर के पास हो सकता है कोई बहुत बड़ा प्लेग्राउंड, है ना। ओवर मतलब ओवर भी ऊपर ही होता है, मेरे घर के ऊपर से कोई प्लेग्राउंड जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आंसर क्या सही है इसमें, नियर। देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस। क्वेश्चन नंबर 60, देयर इज अ गार्डन विद डैश फ्लावर्स इन आवर नेबरहुड। नेबरहुड हम समझ गए, हमारे पड़ोस में। गार्डन हम जानते हैं बाग बगीचा, हमारे पड़ोस में बाग बगीचा है और फ्लावर्स भी लिखा हुआ है, यानी कि फूल लिखा हुआ है। तो देखते हैं कौन सा शब्द इसमें आ सकता है। फूल के लिए लिखा जाएगा, फूल के लिए सेफ यानी कि सुरक्षित फूल, आपके यहाँ सर उसमें कांटे नहीं होंगे ये सही नहीं है, ठीक है। हम कभी फूल को सेफ नहीं कहते हैं कि ये सुरक्षित है फूल। क्लियर, हम फूल को क्लियर भी नहीं कहते, ये बिल्कुल साफ है, आर पार दिखाई दे रहा है। लवली, लवली कहते हैं, लवली फ्लावर्स, लवली मतलब जिन्हें पसंद किया जाने योग्य, प्यार करे जाने योग्य, उनको हम लवली कहते हैं। ऑप्शन सी सही है क्योंकि नन तो हमने अब तक आंसर देखा ही नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 61, कैन डैश टेल डैश अबाउट द स्ट्रेंथ्स ऑफ द नेबरहुड। नेबरहुड मतलब पड़ोस, पड़ोस में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या आप, कैन से शुरू हो रहा है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो हम किसी से पूछ रहे होंगे, तो पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा, कैन यू टेल मी, हो गया ना आंसर सही। तो कैन यू टेल मी अबाउट द स्ट्रेंथ्स ऑफ द नेबरहुड, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर आपने बिल्कुल निडर होकर इन सवालों को पढ़ा और इनको अटेम्प्ट करा, तो फिर चाहे ये हिंदी में लिखे हैं या नहीं लिखे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62, देयर इज़ अ लेक नियर द आर। ये आर गलत लिख रखा है, इसकी जगह कुछ और मान लो, नियर द पार्क लिख दो आप, ये पार्क लिखा होगा। देयर इज़ अ लेक नियर द पार्क, लेक होती है झील, पार्क होता है कुछ भी आप मान लो, ये आर गलत लिखा है बच्चों यहाँ, पर कोई बात नहीं, ये लाइन यहाँ ख़त्म हो चुकी है, इसमें हमें कुछ नहीं भरना है। एक झील है किसी और चीज़ के पास है, बस खत्म हो गई ये लाइन। समटाइम्स कॉमा पीपल डैश गार्बेज डैश इट। समटाइम्स मतलब कभी कभी, पीपल मतलब कुछ लोग, रिक्त स्थान गार्बेज होता है कूड़ा, कूड़ा करकट को हम गार्बेज कहते हैं। रिक्त स्थान इट, इट किसके लिए लिखाया है, लेक के लिए लिखाया कि उसमें कूड़ा करकट फेंक देते हैं, ठीक है, ऐसा कोई बात होगी। पहला ऑप्शन है कीप, कूड़े करकट को हम रखते नहीं हैं, कूड़े करकट को हम फेंकते हैं, तो कीप नहीं आएगा, ऊपर के दोनों आंसर गलत हैं। समटाइम्स पीपल थ्रो, थ्रो आएगा, तो नीचे के दोनों आंसर में से कोई सा एक हो सकता है। इनटू, ऑप्शन सी सही है क्योंकि बिटवीन नहीं कहते, बिटवीन तब कह सकते हैं अगर दो झील होती है और उनके मध्य में कोई कूड़ा फेंक रहा है, अगर झील के अंदर आप कूड़ा फेंकने की बात कर रहे हैं तो इनटू आएगा। बात समझ में आ गई आपको। बिटवीन होती है दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में और इनटू होता है अंदर, तो हम झील के अंदर कूड़ा फेंक देते हैं कुछ लोग, हम नहीं, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं यार, हम थोड़ी करते हैं ऐसे काम। करते हो क्या आप लोग, करते हो क्या, तो फिर चुप क्यों हो, कहो ना नहीं करना चाहिए, साफ सुथरा रखो अपने आस पड़ोस को। क्वेश्चन नंबर 63, द कंडीशंस इन अ प्लेस दैट डैश द बिहेवियर एंड डैश ऑफ समबडी और समथिंग इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। लंबा सा इसको समझाने में थोड़ा, चलो इसको देख लेते हैं क्या है। द कंडीशन इन अ प्लेस दैट, रिक्त स्थान, द बिहेवियर,
कंडीशन मतलब परिस्थितियाँ जो किसी जगह की होती हैं और वो कुछ कर देती हैं आपके बिहेवियर में, यानी कि व्यवहार में। क्या कर देती होंगी? अफेक्ट कर देती होंगी ना। कंडीशंस अफेक्ट करती होंगी। अफेक्टेड नहीं हो सकता, ऑप्शन ए और सी गलत हैं। अफेक्टेड क्यों नहीं होगा? ना हैज़ लिखा, ना हैव लिखा, ना हैज़ बीन लिखा, ना हैव बीन लिखा, ना वॉज लिखा, ना टू बी लिखा है ना, शुड वुड कुछ नहीं लिखा। सीधा सीधा सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का है, तो इसमें अफेक्ट आएगा। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन डी सही होने वाला है। अब हमारी लाइन कितनी बन गई? द कंडीशंस इन द प्लेस दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डैश ऑफ समबडी। किसी का व्यवहार के अलावा और क्या बदला जा सकता है? देखते हैं। डेवलप, विकास नहीं बदला जाता, डेवलपमेंट कहते हैं उसको। किसी व्यक्ति या किसी जगह की बात हो रही है तो उसके डेवलपमेंट की बात हो रही है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन डी इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि इसमें डेवलप लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये लाइन आपको कैसी दिखाई देगी? द कंडीशन इन अ प्लेस दैट अफेक्ट द बिहेवियर एंड डेवलपमेंट ऑफ समबडी और समथिंग इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। वो परिस्थितियाँ जो किसी जगह में रहने वाले इंसानों के व्यवहार या उनके डेवलपमेंट कहते हैं आपका विकास, व्यक्तित्व का विकास, उसको असर डालती हैं, उनको हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। अ डैश मेंटेन्ड नेबरहुड इज अ डैश एनवायरमेंट टू लिव इन। अ डैश मेंटेन्ड, गुड मेंटेन्ड नहीं कहते, वेल मेंटेन्ड होता है, ये बात आप सब जानते हैं। वेल मेंटेन्ड, अ वेल मेंटेन्ड नेबरहुड, पड़ोस, यानी कि अगर साफ सुथरा अच्छा रखा हुआ कोई हमारा पड़ोस है तो वो कैसी जगह होती है? गुड जगह होती है, अच्छी जगह होती है रहने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वेल और गुड। पहले रिक्त स्थान में आएगा वेल। अ वेल मेंटेन्ड नेबरहुड इज अ गुड एनवायरमेंट टू लिव इन। 65, आइडेंटिफाई द अपोजिट्स। हमें विपरीत शब्द बताने हैं। ठीक है, क्लीन, क्लीन होता है साफ सुथरा, इसका विपरीत क्या होता है? गंदा, और गंदे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डर्टी। तो आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। आंसर सी बिल्कुल गलत है क्योंकि उसमें लिखा है डर्ट। डर्ट मतलब होता है धूल मिट्टी। क्लीन मतलब साफ, साफ का विपरीत धूल मिट्टी नहीं होती, साफ का विपरीत गंदा होता है, और गंदे को हम डर्ट नहीं कहते, डर्टी कहते हैं। बात समझ में आ गई? अगला है हेल्दी। हेल्दी का उल्टा होगा अनहेल्दी हेल्दी का विपरीत हेल्थ तो नहीं हो सकता, हेल्दी भी नहीं हो सकता, अनहेल्दी होगा ना, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 66। रेन वाटर हार्वेस्टिंग डैश टू प्रिवेंट वाटर स्केर्सिटी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है जब हम बरसात के पानी को एकत्रित कर लेते हैं, संरक्षित कर लेते हैं, ताकि उसको किसी अच्छे या उसके लायक काम, जैसे पौधों में पानी देने के लिए या कपड़े धोने के लिए या कार धोने के लिए उनको प्रयोग करें। उसके लिए हमें ज़मीन से नया पानी ना निकालना पड़े, उसको कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये क्या करता है? ये पानी की कमी को क्या करता है? गिव्स नहीं करता, मतलब ये देता नहीं है, रोकथाम में मदद करता है। ये रोकथाम देता नहीं है, ये रोकथाम में मदद करता है पानी की कमी में, क्योंकि हमें नया पानी ज़मीन से नहीं निकालना पड़ेगा पौधों में पानी देने के लिए। हम उस पानी को जो हमने बरसात का पानी इकट्ठा करा है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये होगा हेल्प्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स। इसका सही आंसर डी होगा, याद रहेगा आपको। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प नहीं होगा, हेल्प्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। डैश ऑफ ट्रीज डैश द एनवायरमेंट। पेड़ों की बात हो रही है और पर्यावरण की बात हो रही है, तो क्या करना चाहिए? हमें पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाने को इंग्लिश में प्लांटिंग ऑफ ट्रीज कहते हैं, प्लांट ऑफ ट्री नहीं कहते। इसका मतलब तो ये हो जाएगा पेड़ का बच्चा, कोई छोटा पौधा, पेड़ का पौधा प्लांट पौधे को कहते हैं, प्लांटिंग मतलब पेड़ लगाने को कहते हैं। तो प्लांटिंग शब्द पहले रिक्त स्थान में आने वाला है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सही होने वाले हैं, ए और डी गलत हो गए हैं। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज डैश द एनवायरमेंट सेव्स द एनवायरमेंट, ऑप्शन बी सही हो जाता है। रेन हार्वेस्टिंग हो या एनवायरमेंट हो, इसके लिए हम एस के साथ लगाते हैं किसी भी वर्ब को, सेव्स या हेल्प्स। तो ये अब लाइन आपको कैसी पढ़ने में आएगी? प्लांटिंग ऑफ ट्रीज सेव्स द एनवायरमेंट, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 68। यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज बाय डैश और डैश टू द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं बाय एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग टू द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। आंसर डी सही है। एग्री और डिसएग्री नहीं होगा। बी आंसर और सी आंसर तो इसलिए गलत हो जाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब आपकी मर्जी हो आप एग्रीइंग कर दो और दूसरे की जगह डिसएग्री कर दो।
दोनों जगह या तो आईएनजी लगेगा या नहीं लगेगा। ये बात समझ में आ रही है ना आपको। इसका सही ऑप्शन देयर डैश इंस्ट्रक्शंस टू बी डैश टू मेंटेन नेबरहुड्स वेल। देयर आर इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा हुआ है। पहली रिक्त स्थान में आर आएगा, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन डी गलत। टू बी लिखा हुआ है तो क्या आएगा, फॉलोड, फॉलो नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर सी हो जाता है। आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 70, डैश एयर पॉल्यूशन बाय यूजिंग बाइसिकल डैश द कैंपस। एयर पॉल्यूशन की बात हो रही है, यानी कि हवा के प्रदूषण की बात हो रही है, कुछ बाइसाइकिल की बात हो रही है और किसी कॉलेज का कैंपस की बात हो रही है। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन को बाइसाइकिल क्या करती है, बढ़ाती है या घटाती है? घटाती है, कंट्रोल करती है। तो पहली जगह यूज़ नहीं आएगा, हम एयर पॉल्यूशन को यूज़ नहीं करते हैं। बाइसाइकिल के लिए तो यूजिंग लिखा ही हुआ है ना। एयर पॉल्यूशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एयर पॉल्यूशन के लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल। तो या तो सी ऑप्शन सही है या डी ऑप्शन सही है। पहले दोनों ऑप्शन गलत हो गए, गेट भी नहीं करते, हम पाते नहीं है एयर पॉल्यूशन, बाइसाइकिल से तो बिल्कुल भी नहीं पाते। कंट्रोल एयर पॉल्यूशन बाय यूजिंग बाइसाइकिल। अब क्या होगा, इनसाइड द कैंपस, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि बिटवीन द कैंपस का भाव नहीं आ रहा है। बिटवीन तो हम अगर दो अलग अलग कॉलेजेस के बीच के किसी क्षेत्र की बात करें तब हम कर सकते हैं बिटवीन, लेकिन ये तो कैंपस के अंदर की बात कर रहे हैं कि कैंपस के अंदर का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसको क्लीन रखो। बाइसाइकिल लेकर आया करो, मोटरसाइकिल और कार और ट्रैक्टर में आने की जरूरत नहीं है, वो ट्रैक्टर ट्रॉलियां भर के आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, डैश द कंप्यूटर एवरी डे आफ्टर यूज। कंप्यूटर की बात हो रही है, एवरीडे मतलब रोजाना की बात हो रही है, आफ्टर की बात हो रही है। आफ्टर मतलब आफ्टर यूज, यूज में प्रयोग करने के बाद रोजाना कंप्यूटर को क्या करना चाहिए, टर्न ऑन कर देना चाहिए उनको। यूज करने के बाद तो टर्न ऑफ करना चाहिए ना। तो स्विच ऑन और टर्न ऑन, ए और बी दोनों आंसर गलत हैं। टर्न ऑफ ये आंसर सही है। ऑल ऑफ द अबव इस केस में आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, हॉबीज डैश टू एक्टिविटीज दैट वी डैश इन आवर लेजर टाइम। लेजर टाइम कहते हैं आराम के समय में जो हम काम करते हैं उनको हम अपनी रुचियां कहते हैं, हॉबीज कहते हैं। ये एक सेंटेंस बनेगा, हॉबीज रिफर्स टू, हॉबीज रिफर्स टू, इसका सही उत्तर होगा रिफर्स। तो बाकी सारे आंसर गलत हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर हो, हॉबीज़ हो या आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, इसमें जो भी शब्द इसके आगे आ रहा है उसमें रिफर्स लगेगा। और भी बहुत सारे ऐसे वो हैं। हम देखिए, इन 50 सवालों से हम इंग्लिश को सीखना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो उसकी ई भी नहीं समझेंगे। मैं तो सिर्फ परीक्षाओं में आपकी सबसे बड़ी चुनौतियों को आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे बांध के आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको उसको डर ना लगे। ठीक है, इस वीडियो का सिर्फ इतना ही पर्पस है, इंग्लिश हम बाद में अलग से सीखेंगे। तो इसका सही उत्तर डी हो जाता है, रिफर नहीं आएगा। अब ये लाइन हमें कैसी दिखेगी, हॉबीज रिफर्स टू एक्टिविटीज दैट वी डू। वी हम प्लूरल हैं, हम बहुवचन हैं, तो इसके साथ डज नहीं आएगा, डू आएगा। फिर आप कहें हॉबीज तो प्लूरल है, उसके साथ रिफर्स क्यों आ रहा है, रिफर क्यों नहीं आ रहा है। ये सब बातें हम इंग्लिश सीखते हुए करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी आप ये समझें कि रिफर्स आएगा यहाँ पर हॉबीज़ के साथ, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ हेल्प्स आया था, जैसे एनवायरनमेंट के साथ सेव्स आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, गार्डनिंग, रीडिंग, कलेक्टिंग स्टैम्प्स, सिंगिंग। गार्डनिंग मतलब बगीचे में पौधों को की देखभाल करना, रीडिंग मतलब पढ़ना, कलेक्टिंग स्टैम्प्स मतलब टिकट को कलेक्ट करना, सिंगिंग मतलब गाना गाना। रिक्त स्थान सब एग्जाम्पल्स ऑफ हॉबीज़। अब 4 हॉबीज़ के नाम लिख दिए तो इज तो नहीं आ सकता। वॉज और वर का भी कोई मतलब नहीं बन रहा। वर का मतलब तो तब बनता कि अगर हम भूतकाल में, अब ये हॉबीज़ खत्म हो गई क्या, अब दुनिया में ये हॉबीज़ नहीं रहती हैं, अब कोई पढ़ाई करना सबने बंद कर दिया है क्या, तो आर आएगा इसका आंसर। दीज आर, क्योंकि 4 लिखे हुए हैं, बहुवचन है, इसलिए आर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, द जॉग फॉल्स इज द सेकेंड हाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। टॉलेस्ट नहीं कहेंगे, टॉलेस्ट कहेंगे कोई ऊंचा हो, मतलब जो ज़मीन से खड़ा हुआ है ऊंचा हो। जो ऊपर से गिर रहा है उसको हम हाई कहेंगे, ऊंचाई से गिर रहा है तो इसको हम हाईएस्ट कहेंगे, सेकंड हाईएस्ट। हायर क्यों नहीं कहेंगे, हायर तब कहेंगे अगर हमने जॉग फॉल है एक झरने का नाम जो इंडिया में दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा है। हायर तब कहते अगर जॉग फॉल के साथ हम किसी दूसरे झरने का भी नाम लिख देते, तब तुलना करते तो हम कहते हायर। लेकिन सेकंड हाईएस्ट, दूसरा सबसे ऊंचा, सबसे आया ना हिंदी में, सबसे मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, चाहे वो भले ही दूसरा है लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के साथ काम कर रहे हैं तो हाईएस्ट आएगा इसमें। जॉग फॉल इज द सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, ऑप्शन बी सही है।
द वर्ड्स डैश बीच इज अलोंग द बे ऑफ बंगाल इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में बे ऑफ बंगाल के किनारे में जो समुद्र तट है वो दुनिया का समुद्र तट है, तो लंबाई में बड़ा होगा, वो ऊंचा नहीं हो सकता, हाईएस्ट नहीं होता। समुद्र तट लंबा हो सकता है लेकिन ऊंचा नहीं हो सकता। लॉन्गेस्ट इसलिए आएगा क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ है, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं, इससे बड़ा कोई दूसरा समुद्र तट नहीं है, तो इसके लिए लॉन्गेस्ट आएगा, लॉन्गर नहीं आएगा। लॉन्गर तब आता है जब हम किसी दूसरे समुद्र तट से इसकी तुलना कर रहे होते कि उससे बड़ा है। तो इसका सही आंसर क्या है? लॉन्गेस्ट। हाई और हाईएस्ट नहीं होगा क्योंकि इसको हम ऊंचाइयों में नहीं नापते, समुद्र तट को लंबाई से नापते हैं। वन ऑफ द 7 डैश ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज लोकेटेड इन आगरा इन उत्तर प्रदेश। ताजमहल की बात हो रही है। वन ऑफ द 7 वंडर्स, 7 हैं तो वंडर्स होंगे, ठीक है, 7 वंडर्स होंगे, वंडर नहीं होगा। और ये जो वेंडर लिखा हुआ ना, ये तो स्पेलिंग ही गलत लिख रखी है, बी और सी आंसर तो गलत है। वंडर्स होते हैं अजूबे, वेंडर्स होते हैं जो ऐसे ही घूमते रहते हैं तुम्हारी तरह ठीक है, तो वेंडर्स ये नहीं है, वंडर्स हैं। ऑप्शन डी सही है। वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज लोकेटेड इन आगरा इन उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 77, डैश माउंटेन्स ट्रैकिंग सर्फिंग एंड स्कूबा डाइविंग डैश कॉल्ड एडवेंचर्स। माउंटेन्स पे क्या करना पड़ेगा? क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग क्यों? बाकी सारे शब्दों में आप देखना, किसी में ट्रैकिंग लिखा हुआ है, किसी में सर्फिंग लिखा हुआ है, किसी में स्कूबा डाइविंग लिखा हुआ है, यानी कि आईएनजी दिख रहा है ना आपको, तीनों शब्दों में कुछ ना कुछ आईएनजी लिखा हुआ है। माउंटेन में बेचारे को आईएनजी नहीं मिला, तो हम इसके साथ क्लाइंबिंग कर देते हैं। तो नीचे के 3 आंसरों में से एक सही हो सकता है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। वॉज नहीं हो सकता क्योंकि ये जब 3 एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात कर दी, पहाड़ों पे चढ़ना और ट्रैकिंग मतलब साइकिल पे कहीं या मोटरसाइकिल पे कहीं जाना, कैंप लगा के रहना, सर्फिंग मतलब समुद्र की लहरों पे एक पटरे पे खड़े होके समुद्र की लहरों के ऊपर तैरना, और स्कूबा डाइविंग है समुद्र के अंदर एक स्पेशल सूट पहन के और ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के नीचे जाके मछलियों से बातें करना, स्कूबा डाइविंग। तो जब 4 आपको चीज़ें बता दी तो वॉज नहीं हो सकता, वर होता तो एक बार को सोचते। ऑप्शन बी भी गलत है। इस भी नहीं हो सकता क्योंकि 4 चीज़ें हैं, ऑप्शन डी सही है। क्लाइंबिंग, माउंटेन्स, ट्रैकिंग, सर्फिंग एंड स्कूबा डाइविंग आर कॉल्ड एडवेंचर्स। एडवेंचर्स मतलब साहसी, साहस, जिसमें साहस की जरूरत हो। भाई हर एक कोई पहाड़ पे थोड़ी चढ़ने लगेगा, साहस होना चाहिए ना उसके लिए। आप लोगों में है ना? हाँ मुझे पता है, बस इतना ही साहस इंग्लिश का सामना करते हुए भी दिखाया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, एडवेंचर्स डैश रिस्क्स एंड आर डैश टू पीपल हु अंडरटेक देम। साहसी कार्य जो हैं वो उनमें क्या होता है? रिस्क। पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा? इन्वॉल्व एंड आर एक्साइटिंग। एक्साइटेड नहीं होगा, एक्साइटिंग होगा। आप कहें सर यहाँ पर इन्वॉल्व क्यों नहीं आया? पहला आंसर क्यों गलत है? ये सारी बातें बाद में कर लें, अभी सिर्फ आप ये समझ लो कि ये हिंदी में नहीं आएगा। और एडवेंचर्स इन्वॉल्व रिस्क्स, ये रिस्क्स के लिए आया है, खतरे, तो इसलिए इसके साथ जो क्रिया लगेगी खतरे, क्योंकि बहुत सारे बहुवचन में हैं, इन्वॉल्व लिखा जाएगा यहाँ। एंड आर एक्साइटिंग टू पीपल हु अंडरटेक देम, उन्हें बड़ा एक्साइटमेंट होता है जब वो ये काम करते हैं। आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 79, एनी पीपल इंजॉय वाटर स्पोर्ट्स लाइक सर्फिंग, स्कूबा डाइविंग इन द ओशन अपार्ट फ्रॉम फिशिंग। मछली पकड़ने के अलावा भी कुछ लोग वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स यानी कि पानी में खेले जाने वाले स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं, जैसे सर्फिंग, वो एक पटरे पे खड़े होकर लहरों पे, हाई टाइड्स पे लहरों पे के ऊपर सफ़र किया जाता है, मतलब आनंद लिया जाता है उन पे। स्कूबा डाइविंग, कोई सूट पहन के समुद्र के अंदर घुस जाओ और वहाँ की ज़िंदगी के बारे में देखो और मज़ा लो समुद्र के अंदर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80, देयर डैश फेमस माउंटेन्स। फेमस माउंटेन्स लिखे हैं, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, तो उसके लिए इज तो नहीं लग सकता, तो ए और डी ऑप्शन तो गलत हो गया। देयर आर फेमस माउंटेन्स, बी और सी में से कोई सही होने वाला है। एंड बीचेस इन इंडिया, बट का तो कोई मतलब नहीं बन रहा ना कि इंडिया में बहुत सारे पर्वत हैं पर तट हैं, ऐसे तो कोई नहीं बोलता। पर्वत हैं और तट हैं ऐसे बोलते हैं ना, तो एंड आएगा। देयर आर फेमस माउंटेन्स एंड बीचेस इन इंडिया। क्वेश्चन 81, फूजी डैश एन एक्टिव वॉल्केनो अबाउट 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट डैश टोक्यो। फूजी एक जगह का नाम है जो जापान में है, जो टोक्यो से 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की तरफ है। ये सवाल है, तो फूजी इज आएगा ना, एन लिखा हुआ है, एन मतलब एक,
एक जागृत ज्वालामुखी है, मतलब वो कभी भी फट सकता है, सुप्त नहीं है, जागृत है, मतलब वो कभी भी फट सकता है। तो फूजी एक, इज आएगा, आर नहीं आएगा, तो ए और डी ऑप्शन तो गलत हो गए बिल्कुल। साउथ वेस्ट ऑफ टोक्यो होगा, फॉर टोक्यो नहीं होगा। फॉर मतलब होता है के लिए, ऑफ होता है से। ऑफ टोक्यो मतलब टोक्यो से 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की तरफ फूजी नाम का एक ज्वलंत या जागृत ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 82, द व्हाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर, ये इंग्लैंड की बात होने लगी। देखा मैंने तुम्हें देश विदेश घुमा दिया इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते, अंग्रेज बना दूंगा अंग्रेज। द व्हाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर डैश ऑन द कोस्ट लाइन डैश इंग्लैंड। द व्हाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर आर, क्लिफ्स लिखा हुआ है, क्लिफ्स मतलब कुछ ऐसे पहाड़ जो बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं और उन पे लोग बाग चढ़ के, मतलब सीधी चढ़ाई पे चढ़ते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स कहते हैं उनको। तो व्हाइट क्लिफ्स एक जगह है जहाँ पर इस तरीके से लोग बाग जाके ऊपर चढ़ते हैं। क्लिफ्स हैं यानी बहुत सारे हैं वो, उनका नाम है व्हाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर। तो इनके साथ आर आएगा, तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो गए, ए और सी में से कोई ऑप्शन होने वाला है। आर ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ इंग्लैंड, ऑफ आएगा, फॉर नहीं आएगा, जैसे पहले क्वेश्चन में है बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस इसमें क्लिफ्स है तो आर और ऑफ आएगा, ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 83, एवरेस्ट द डैश पीक ऑफ द वर्ल्ड, एवरेस्ट सबसे ऊंचा है तो इसके लिए हाईएस्ट आएगा, ऑप्शन ए और बी गलत हो जाते हैं, सी और डी में से कोई एक होना चाहिए। एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज, इज क्यों आएगा, आर क्यों नहीं आएगा, एवरेस्ट अकेला है भाई, वो इज आएगा, इज इन तिब्बत, वो तिब्बत में है, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 84, जंपिंग डैश द ग्रेट हाइट, जंपिंग फ्रॉम द ग्रेट हाइट होगा ना, जंपिंग फॉर नहीं, हम ऊंचे के लिए नहीं कूदते, ऊंचे से कूदते हैं, तो फॉर ऊपर वाले दोनों ऑप्शन गलत है, नीचे फ्रॉम ठीक है। तो जंपिंग फ्रॉम द ग्रेट हाइट व्हाइल कनेक्टेड टू अ लार्ज इलास्टिक कॉर्ड, टू आएगा, फॉर नहीं आएगा। एक इलास्टिक कॉर्ड मतलब रस्सी अपने पैर में बांध के ऊंचाई से कूद पड़ो, पता नहीं कौन लोग होते हैं यार, मुझे बहुत डर लगता है सोच के भी, तो उसको बंजी जंपिंग कहते हैं, बंगी जंपिंग, उसको बंजी जंपिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आंसर लिखा हुआ है इसका सही उत्तर सी हो जाता है, जंपिंग फ्रॉम अ ग्रेट हाइट व्हाइल कनेक्टेड टू अ लार्ज इलास्टिक कॉर्ड इज कॉल्ड बंजी जंपिंग। कुछ लोग इसको बंगी जंपिंग भी कहते हैं, आपका जो प्रोनाउंसिएशन हो आप फिलहाल वो कर लो, अभी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 85, आई विल अरेंज फॉर द टिकट्स टू पुणे, फॉर और टू, आंसर ए सही है, फॉर टिकट्स कहते हैं और टू पुणे, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आपने ये बात कभी कही होगी, आई एम गोइंग टू भोपाल, टू भोपाल जगह से पहले टू, जहां आप जा रहे हैं उससे पहले टू लगाया जाता है, तो ऑप्शन सी और डी तो गलत हो गए, ए और बी, इसलिए इनमें से कौन सा सही है, ए सही है, क्योंकि आई विल अरेंज फॉर द टिकट्स, मैं टिकट्स का इंतजाम कर लूंगा, फॉर मतलब किसी का, फॉर हिम, फॉर टिकट्स, ठीक है, तो टू नहीं हो सकता, आई विल अरेंज टू द टिकट नहीं हो सकता, ठीक है ना। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इस इंग्लिश में जो ये 50 क्वेश्चन है टोटल आपके इस वीडियो में, इन 50 क्वेश्चन में से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको ये आने वाले हैं, इनमें से आने वाले हैं, और टोटल कितने हैं उस पार्ट में, सिर्फ 25 में से अगर 7 क्वेश्चन हमारे सबसे बड़ी चुनौती के आने वाले हैं और उनमें से हमने अगर 7 सही कर दिए तो दोस्तों ना पास होना तो बहुत पीछे रह जाता है, फिर तो नंबर परसेंटेज कितनी आई है इसकी बात करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 86, एडवेंचर स्पोर्ट्स डैश बी जंपिंग डैश ग्रेट हाइट्स डाइविंग डीप डैश द सी और फ्लाइंग डैश द एयर। अच्छा, आखिरी ऑप्शन फ्लाइंग इन द एयर है, तो इन 3 जगह लिखा हुआ है, डी ऑप्शन गलत हो गया। पहले ऑप्शन में कैन आएगा, ये पक्का हो गया, एडवेंचर स्पोर्ट्स कैन, क्योंकि ऊपर के 3 ऑप्शन सही हैं तो कैन आएगा ना, एडवेंचर स्पोर्ट्स कैन बी जंपिंग फ्रॉम ग्रेट हाइट्स, अभी पिछले क्वेश्चन में दिखा था ना फ्रॉम ग्रेट हाइट, ऊंचाइयों से, तो फ्रॉम आएगा, तो सी आंसर भी गलत हो गया, अब रहेगा 2 आंसर। डाइविंग डीप इनटू द सी, समुद्र के अंदर, समुद्र पर नहीं, डाइविंग मतलब डुबकी लगाना, डाइविंग डीप मतलब गहरी डुबकी लगाना, तो वो इनटू होगा, ऑन नहीं होगा। समुद्र के ऊपर हम नहीं डुबकी लगाते, समुद्र के ऊपर ज़्यादा हम तैर सकते हैं, अगर गहरी डुबकी लगाना है तो उसको इनटू कहेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाता है। तो दोस्तों ये थे वो 50 क्वेश्चन जो आपको सबसे ज़्यादा चुनौती लग रहे थे आपके क्वेश्चन बैंक में। इसके अलावा मुझे कोई और क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जो इंग्लिश के नाम पे पूछा जा सके, बाकी सारे कम्युनिकेशन स्किल्स के होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के होंगे, सस्टेनेबल करियर के होंगे, जिनकी वीडियोस ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट में हैं। ये नए सिलेबस के वो
इंग्लिश के क्वेश्चंस थे 50, जिनको इंग्लिश के नाम से ही पूछा जाएगा और आपको हिंदी में कुछ मदद नहीं मिलने वाली परीक्षा में। इन 50 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लो, गारंटी मेरी है अच्छे नंबर लाने की। पास होने की किसको फिक्र है यार, हम पास होने की बात ही नहीं करते, हमारा लक्ष्य ऊंचा है थोड़ा। सो अपना ध्यान रखना और खूब मेहनत से अपने परीक्षाओं को देकर आना। सेकेंड ईयर वालों चूकना नहीं, फर्स्ट ईयर में चूक जाओ परवाह नहीं, क्योंकि फिर मौका मिलेगा, आपकी 2 साल की आईटीआई 2 साल में हो जाएगी, पर अब कोई भी लापरवाही नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय।